नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, आज जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं वह मुद्दा जो है जेंडर इक्वलिटी को लेकर के है, यानी कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की जब हम बात करते हैं और इसमें जब असमानता देखने को मिलती है, यही आज हमारा चर्चा का मुद्दा रहने वाला है। हाल ही में क्या हुआ है कि चीफ जस्टिस सीजेआई जो हमारे हैं डीवाई चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने इस बात पर अभी ध्यान दिया है। उन्होंने एक समारोह के दौरान यह बात कहा है कि लिंग के आधार पर वेतन में किस तरह से भेदभाव हो रहा है, किस तरह से अंतर देखा जा रहा है, इन सभी चीज़ों पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। हम यह देखेंगे कि भारत की क्या स्थिति है, भारत के विभिन्न राज्यों की क्या स्थिति है और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम एक नज़र दौड़ाएंगे कि महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा किस तरह से समान काम करने के लिए ही कम वेतन मिलता है। इसको लेकर के भारत सरकार क्या प्रयास कर रही है, भारत का संविधान क्या कहता है। चूंकि यह मुद्दा जो है चीफ जस्टिस के द्वारा अभी उठाया गया है, तो हम यह भी देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में और भारत के हाई कोर्ट्स में जो महिला न्यायाधीश है उनकी स्थिति क्या है, उनकी संख्या कितनी है, कितनी पद स्वीकृत हैं और किस तरह से जो है कितने अभी तक भारत के आजादी के बाद अभी तक कितनी न्यायाधीश महिला रही है। इन सभी चीजों पर विस्तार से चर्चा करने के बाद हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को भी देखेंगे और एनएसएसओ के आंकड़े पर भी हम एक नजर दौड़ाएंगे कि किस तरह से ये सब चीजें चर्चा में बना हुआ है। देखिए, ये कहां आपके लिए जरूरत होने वाला है। यूपीएससी के लिहाज से बात करें तो जीएस का पेपर 1 जो है उसमें आपका इंडियन सोसाइटी का सेगमेंट है। उसके अलावा जीएस का पेपर 2 सोशल जस्टिस और जीएस के पेपर 3 यानी कि इंडियन इकोनॉमी का जो आपका सेगमेंट है उसमें भी मदद करेगा। इसके अलावा यह आपके एसए में लाभदायक हो सकता है और इंटरव्यू वगैरह में यह बहुत फेवरेट टॉपिक होता है। इस तरह के मुद्दों की चर्चा की जाती है, इसीलिए आज का यह टॉपिक है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें कुछ कानून की चर्चा की जाएगी, तो कुछ फैक्ट भी होने वाला है, तो जाहिर सी बात है आपके लिए प्रीलिम्स के लिहाज से महत्वपूर्ण होने वाला है और मेंस के लिए जैसा मैंने कहा कि 3-4 पेपर में इसकी चर्चा की जाएगी। तो यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होने वाला है और चूंकि यह अभी सीजेआई के द्वारा चर्चा में आया है तो यूपीएससी की नजर इस पर रह सकती है, इसीलिए आपको अच्छे से इसे तैयार करना चाहिए। चलिए, न्यूज़पेपर पे अगर नजर दौड़ाएं तो सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ राइजेस कंसर्न ओवर जेंडर पे गैप, इन्होंने इस बात की चर्चा की है, यानी कि एक महिला है और एक पुरुष है, दोनों समान काम करते हैं और समान अवधि तक भी काम करते हैं, यानी कि आर के हिसाब से देखें तो। लेकिन जब उनको मासिक वेतन मिलता है तब महिलाओं का वेतन पुरुष कर्मचारी की अपेक्षा काफी कम देखा जाता है। तो इस बात को लेकर के दुनिया भर में चर्चा चल रही है। फिलहाल जो है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु में जो स्थित है, यहां पर एक कार्यक्रम में हमारे मुख्य न्यायाधीश शामिल हुए थे। उन्होंने इस बात को लेकर के चर्चा की है कि महिलाओं को वेतन जो है पुरुषों की अपेक्षा कम मिलता है। कुछ और बातें इन्होंने कहा है कि घर जो है महिलाओं के लिए एक आर्थिक गतिविधि का केंद्र होता है, यानी कि देखेंगे तो महिलाएं बहुत सारे काम जो है घर पे करती हैं, लेकिन वह काम जो है उसको कहीं जगह नहीं दिया जाता है, नेशनल इनकम में भी काउंट नहीं किया जाता है, जीडीपी में भी काउंट नहीं होता है। ठीक है, यानी कि पेमेंट उनको नहीं मिलता है। जैसे कि हमारी माताएं हैं, घर में काम करती हैं, तो क्या उनके लिए उस काम के लिए उन्हें कुछ पेमेंट मिलता है? जाहिर सी बात है, नहीं मिलता है। सार्वजनिक स्थलों पर अगर आप देखेंगे तो महिलाओं को कुछ विशिष्ट तरह के काम करते ही देखेंगे। कहीं वह आपको एक तरह से समझ सकते हैं कि अगर स्कूल में काम कर रही है तो बच्चों को संभालने का काम करेगी, यानी कि एक फिक्स कर दिया जाता है, एक जो पैरामीटर फिक्स कर दिया जाता है कि महिलाएं इसी तरह का काम कर सकती हैं। अधिक जोखिम वाले काम उन्हें नहीं दिया जाता है, वह काम जिसमें भागदौड़ अधिक होगा उस काम को भी उन्हें नहीं दिया जाता है। तो यहां पर काम के मामले में भी भेदभाव उनके साथ देखने को मिलता है। और कामुक व्यवसाय तो ही सीमित हो। कामुक व्यवसाय कहने का मतलब है आप टीवी पर एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट जब आप देखते होंगे तो एक बाइक का एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है, लेकिन अगर आप देखें उसे ध्यान से तो उसमें भी महिलाओं को दिखाया गया है कि किस तरह से एक लड़का अच्छे से बाइक चला के आता है तेजी से, तो जो लड़कियां हैं उससे इंप्रेस हो रही है, यानी कि उनका जो है एक तरह से समझ सकते हैं कि वस्तुकरण किया गया है महिलाओं का उस काम के लिए। एडवर्टाइजमेंट वगैरह में इस तरह की चीजें आपको देखने को मिल जाएगा। लिंग के आधार पर वेतन में अंतर के कारण क्या है? एक चीज तो हमने समझ लिया कि वेतन में अंतर है। अब जरा मैं एक तो डेटा आपको देता हूं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आईएलओ की चर्चा करते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये जो भारत के संदर्भ में कहता है और भारत के संदर्भ में यह बताया है कि किस तरह से मेल और फीमेल के सैलरी में कमी है
और अंतर है। जैसे देखिए आर के हिसाब से इसने बताया है, तो आईएलओ का कहना है कि यदि 100 रुपया मिलता है पर आर के हिसाब से पुरुषों को समान काम करने के लिए, तो महिलाओं को अगर आर के हिसाब से ही देखें तो इसी काम को करने के लिए उन्हें केवल 66 रुपीज मिलता है भारत में पर घंटे के हिसाब से। ठीक है, अब अगर मान लीजिए आप, ये तो चलिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, आप कहेंगे कि नहीं ये भारत के खिलाफ ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन हमेशा बातें करता है, तो दूसरा आंकड़ा देख लेते हैं। यह देखते हैं एनएसएसओ का। एनएसएसओ जो है यह भी अपना एक सर्वे निकालती है, लेबर फोर्स सर्वे, और लेबर फोर्स सर्वे 2018-19 का आंकड़ा हम देख लेते हैं। ये सब चीजें आप नोट करते चलिए जो मैं एक्स्ट्रा लिखा रहा हूं, क्योंकि ये सब बातें जो है आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। जब आप आंसर राइटिंग करें तो इन सब चीजों की चर्चा किया करें। तो यह जो है इसका लेबर फोर्स सर्वे एनएसएसओ का, इसका कहना है कि पुरुष की तुलना में महिलाओं का जो वेतन है उसमें तकरीबन 28% तक की कमी देखी गई है। कितनी प्रतिशत तक की कमी? 28% तक की कमी देखी गई है। अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये 2018-19 के जो लेबर फोर्स सर्वे आया था उसके आधार पर यह बात बताई गई है। उसके बाद एनएसएसओ का कहना यह भी है कि कोविड के दौरान इसमें और भी असमानता देखने को मिला। कोविड के दौरान क्या हुआ, जहां पर एक आंकड़े बताते हैं, रिसर्च के आधार पर व्याख्या की गई है कि अगर बड़े पोस्ट पर जहां पर पुरुष और महिला दोनों एम्प्लॉई हैं, जैसे मान लीजिए मैनेजर के पोस्ट पे हैं, सीईओ के पोस्ट पे हैं, तो वहां देखा गया है कि महिलाओं की सैलरी काफी गिर गई थी ड्यूरिंग कोविड-19। ओके, और यहां पर सीईओ की सैलरी अगर देखेंगे जो पुरुष हैं उनकी सैलरी बढ़ गई थी। अब यह अपने आप में चौंकाने वाला है कि एक ही आपदा आई है, दोनों सफर कर रहे हैं, दोनों एम्प्लॉय हैं, लेकिन मेल की सैलरी जहां बढ़ाई गई, फीमेल की सैलरी वहां पर बहुत ज्यादा कम कर दिया गया। इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकता है? अब इतनी चीजें हमने देख लिया, डेटा को समझ लिया, तो इसके पीछे कारण क्या हो सकता है इसकी पड़ताल करना हमारे लिए जरूरी है। देखिए, पुरुषों को माना जाता है कि ये जो है अधिक उस तरह के काम कर सकते हैं जिसमें जोखिम भरा काम हो, भागदौड़ वाला काम हो, जिसमें नाइट ड्यूटी भी लगाया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह के काम पुरुषों को दिया जाता है। अब इसी आधार पर, इसी पूर्वाग्रह पर जब हायर किया जाता है एम्प्लॉय को, तो वहां पर यह पूर्वाग्रह काम करता है और यह पुरुषों को अधिक वेतन कहीं न कहीं देने के लिए जो है संस्था को एक तरह से मजबूर कर देता है। पुरुषों की प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग जैसे उच्च भुगतान वाले उद्योगों में अधिक भागीदारी है। यहाँ पर एक शिक्षा का स्तर भी है, चूंकि देश में महिलाएं जो है प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में कम देखी गई हैं, कम पढ़ी लिखी वहां तक पहुंच पाती हैं। तो यहाँ पर अब ये ऐसे फील्ड हैं जहां पर अधिक सैलरी दी जाती है, लेकिन यहाँ पर महिलाओं की भागीदारी भी कम बताई जाती है। महिलाएं कम वेतन वाले व्यवसाय जो हैं उस पर ज्यादा फोकस रहती है, जैसे देखभाल संबंधी और घरेलू कार्य जैसे होते हैं। आप हॉस्पिटल वगैरह में जाएंगे, वहां पर देखभाल संबंधी जितने काम हैं आप देखेंगे महिलाएं करते हुए नजर आएंगी, लेकिन इस तरह के काम में सैलरी काफी कम मिलता है। महिलाओं को नियुक्ति और प्रोन्नति यानी कि प्रमोशन करना हो तब भी, उनका अपॉइंटमेंट हो तब भी, इन सब चीजों में पूर्वाग्रह का उन्हें सामना करना पड़ता है। पहले से ही मान के चला जाता है जो भी कंपनी हायर करती है या संस्था, कि महिलाएं जो है वह पुरुषों के मुकाबले अधिक सक्षम नहीं है, काम उतनी अच्छा जो है इनका प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाएगा। यह जो है एक पूर्वाग्रह है जो कि निश्चित तौर पर गलत पूर्वाग्रह है। ठीक है, तो यह सोच के चला जाता है और इसी वजह से कहीं न कहीं हायरिंग के टाइम ही महिलाओं की सैलरी जो है वह कम हो जाती है। महिलाओं के जो है शिक्षा के अवसर भी कम होते हैं। एक तो अगर आप देखेंगे कोई लड़की अच्छी पढ़ रही है, पढ़ने में अच्छी है, हायर एजुकेशन लेना चाहती है, जाहिर सी बात है शहर जाना चाहेगी, लेकिन एक तरह का जो है पूर्वाग्रह बना हुआ है कि लड़कियों को शहर नहीं भेजना है, अभी भी बहुत सारे घरों में है, तो वह उच्च शिक्षा से वंचित रह जाती है। सुरक्षा कारणों से भी महिलाएं इन चीजों से कहीं न कहीं वंचित रहती है। जैसे कि मान लीजिए दिल्ली शहर की बात करें, अगर दिल्ली का ही हम एग्जाम्पल लें, और दिल्ली में 2012 के आसपास निर्भया कांड हुआ था, आपको ध्यान होगा। ठीक है, इसके बाद एक सर्कुलेशन दिल्ली गवर्नमेंट ने, भारत सरकार के गृह मंत्रालय में जारी किया कि दिल्ली में नाइट शिफ्ट में महिलाएं काम नहीं करेगी, यानी कि अधिकांशतः जगह जो है 8 बजे तक ही महिलाओं से काम लिया जा सकता है। ठीक है, इस तरह के सर्कुलेशन आए थे। उसके बाद ऐसा देखा गया कि बहुत सारी संस्थाओं ने महिलाओं को जॉब से निकाल दिया था, तो महिलाओं को जॉब से भी हाथ धोना पड़ा। इसके अलावा जिन संस्थाओं ने जॉब से नहीं निकाला, वहां पर देखा गया कि फीमेल का जो है सैलरी वहां कम कर दिया गया।
क्योंकि यह माना गया कि नाइट शिफ्ट में ये काम नहीं कर सकती है, हम सिर्फ दिन में ही इनसे काम ले सकते हैं। निश्चित तौर पर सुरक्षा वहां पर एक मुद्दा था और इससे समझौता नहीं किया जा सकता है, लेकिन यहां पर इसका जो है बुरा प्रभाव देखने को महिलाओं के सैलरी पर पड़ा। पारिवारिक उत्तरदायित्व तो निश्चित तौर पर अगर आप देखेंगे तो भारत का सर्वे कहता है, कई सर्वे ऐसा कहता है कि भारत में जो महिलाएं हैं तकरीबन 7 घंटे तक घरेलू कामों में उनका समय जाता है। अब घरेलू काम कहने का तात्पर्य यहाँ है कि घर में बच्चे हैं उसकी भी देखभाल महिला की जिम्मेदारी है, उनके पति यदि जा रहे हैं ऑफिस उसकी भी जिम्मेदारी है, कोई बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनकी दवा वगैरह करनी है, उनकी देखभाल करनी है, वह भी महिला करती है। घर के जो साफ सफाई का काम है, किचन का काम है, ये सब भी महिला देख रही है। और यदि वो महिला जॉब पे जा रही है तब तो और ज्यादा बढ़ गया, ये 7 घंटे में आप 8-9 घंटे और ऐड कर लीजिए, फिर आप समझ लीजिए यानी कि महिला जो है काम से आकर के काम पे ही जाती है। कहने का तात्पर्य है कि वो ऑफिस से आकर के घर काम पे जा रही होती है और घर के काम कर करके फिर ऑफिस जा रही होती है, तो उनका जो पूरा वर्किंग आवर है वो काफी बढ़ जाता है। इस स्थिति में जाहिर सी बात है उनकी प्रोडक्टिविटी पर कहीं ना कहीं असर पड़ना तय माना जाता है। ठीक है, और अगर मान लीजिए महिला बच्चे को जन्म दे रही है तो जाहिर सी बात है उन्हें अवकाश लेने की आवश्यकता पड़ेगी। यदि वो अवकाश लेती है, मान लीजिए बच्चे को जन्म दिया उसके बाद 6 महीने बाद वापस से जॉब करना चाहती है, तो जो अभी तक उन्होंने एक्सपीरियंस गेन किया था, जो सैलरी इंक्रीमेंट हुआ था, उस सब का फायदा उन्हें नहीं मिलता आगे चल के, और यह जो है महिलाओं के लिए एक नुकसानदेह कारण बनता जा रहा है। और घरेलू काम और पेशेवर काम को एक साथ निभाती हैं, जिससे उनका जो है निश्चित तौर पर करियर पर प्रभाव पड़ना तय माना जाता है। यदि अगर आप देखेंगे बॉलीवुड के कई एक्ट्रेस लगातार इन सब बातों की चर्चा करते रहती है कि उनकी सैलरी जो है पुरुष एक्टर के तुलना में अधिक नहीं मिलता है या उनके समान नहीं मिलता है, देखा गया है। इसको लेकर के बहुत चर्चा चलता रहता है। हालांकि एक पक्ष का यह भी कहना है कि यहाँ व्यूअरशिप का मामला है, यह स्टारडम का मामला है, क्योंकि पुरुष एक्टर जो है उसके चाहने वाले अधिक हैं। यदि वो कोई एडवर्टाइजमेंट करता है तो उसका व्यूअरशिप अधिक होता है। ठीक है, इस वजह से वह पेमेंट गेन अधिक कर पाता है। यहां पर अगर मैं आपको चर्चा करूं तो महिला प्लेयर को लेकर के देखें, बीसीसीआई को लेकर, जैसे मान लीजिए हाल ही में वुमेन्स आईपीएल में यह देखा गया, आप देखेंगे तो उसका जो व्यूअरशिप है वो मेंस का जो आईपीएल होता है पुरुषों का, उससे काफी कम देखा गया। अब यहां पर एक अनुमान यह है कि चूंकि व्यूअरशिप काफी कम हो जाता है, इस वजह से जो एडवर्टाइजमेंट वाली कंपनी है वह महिला खिलाड़ियों को कम पेमेंट देती है। हालांकि मैं बीसीसीआई की चर्चा करूंगा, बीसीसीआई ने जो भी अनुबंधित प्लेयर हैं उनके समान वेतन किए हैं और ये सब स्वागत योग्य कदम निश्चित तौर पर माने जाते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे बॉलीवुड में देखेंगे, राजनीति में देखेंगे, इन सभी क्षेत्रों में महिलाओं के साथ आपको भेदभाव देखने को मिलेगा ही, सैलरी के लेवल पर यदि आप देखना चाहें तो। अब जरा न्यायपालिका की चर्चा करते हैं, क्योंकि अभी जो ये मुद्दा चर्चा में आया है वो मुख्य न्यायाधीश के कहने के बाद ही आया, उनके बयान के आधार पर आया है। तो जरा हम न्यायपालिका की नब्ज ही टटोल करके देख लेते हैं कि न्यायपालिका की स्थिति क्या है। देखिए, सबसे पहले इस चीज को समझने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि कोई कार्यस्थल है, वहां पर उस कार्यबल में महिलाओं की सहभागिता कितनी है, महिलाएं कितनी कामगार वहां पर है। जेंडर डाइवर्सिटी एट द सुप्रीम कोर्ट सिंस 1950 के बाद की स्थिति देखेंगे तो 268 यहां पर न्यायाधीश हुए हैं और यहां पर देखिए 257 मेल यहां पर आपको न्यायाधीश दिखेंगे और फीमेल केवल 11 है। अब जरा सोच सकते हैं कितना बड़ा आंकड़ा है। यह उस सुप्रीम कोर्ट का है जो सुप्रीम कोर्ट खुद बयान दे रही है। ठीक है, तो यह समझने की जरूरत है कि जब कार्यबल में ही इतना अंतर देखने को मिलेगा तो जाहिर सी बात है इसका कहीं न कहीं दुष्परिणाम जो है वह सैलरी पर भी दिखेगा। वर्ष 1950 के बाद से अब तक सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों में से मात्र 4% ही जो है महिला न्यायाधीश रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में कितने न्यायाधीश हैं? 33 न्यायाधीश हैं और इस 33 में केवल 3 महिला न्यायाधीश है, वो भी अभी तक का सबसे बड़ा आंकड़ा ये है। अब ये भी समझ लीजिए, अभी तक सुप्रीम कोर्ट में कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बन पाई है। चीफ जस्टिस भारत में अभी तक कोई भी महिला नहीं हुई है। हालांकि राष्ट्रपति बन गई हैं, देश की प्रधानमंत्री महिला रही हैं, लेकिन यहां समझने की जरूरत है कि यहां पर मुख्य न्यायाधीश अभी तक कोई महिला नहीं रह पाई है। भारत में उच्च न्यायालयों में कुल न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या जो है 1114 है और इसमें जितने भी हाई कोर्ट्स हैं उसमें महिला न्यायाधीशों की संख्या देखें तो केवल 107 है इसमें से। अब जरा समझ सकते हैं कि ये आंकड़ा जो है कितना कुछ बयां कर जाता है अपने आप में ही। इस बार का जो नोबेल प्राइज मिला था अर्थशास्त्र का, वह भी यही मुद्दा समेटे हुए था अपने आप में। इसको जरा देखते हैं।
अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो है कार्यबल में महिलाओं की स्थिति को लेकर के दिया गया था। और किन्हें दिया गया था? क्लाउडिया गोल्डिन को। क्लाउडिया गोल्डिन जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, वहां रिसर्च करती हैं। इन्होंने इस टॉपिक पे रिसर्च किया, कार्यबल में महिलाओं की स्थिति पर काम किया इन्होंने, और कुछ आंकड़े इन्होंने बताए। उन आंकड़ों का जरा हम विश्लेषण करके देखते हैं। इन्होंने कहा कि पिछले 200 वर्षों में श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी का हमने अध्ययन किया है। वह अध्ययन कहता है कि औद्योगिकरण से पहले अधिक महिलाएं कृषि और विभिन्न कुटीर उद्योगों में शामिल थी। 2-3 बातों पर ध्यान दीजिए। इन्होंने क्या कहा कि हमने पिछले 200 वर्षों में श्रम बाजार में महिलाओं की क्या भागीदारी है उसकी स्टडी की है। उस स्टडी के आधार पर इन्होंने कहा कि औद्योगिकरण से पहले अधिक महिलाएं कृषि और विभिन्न कुटीर उद्योग में शामिल हुआ करती थी, लेकिन औद्योगिकरण के बाद की स्थिति कुछ और बदली और यहां पर कारखानों में काम होने लगा। औद्योगिकरण हुआ तो जाहिर सी बात है लोग एक जगह जाकर के उन्हें काम करने की जरूरत पड़ने लगी, ताकि जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, प्रोडक्शन बढ़े। ठीक है, तो यहां पर जब कारखाना जाकर के काम करना हुआ तब महिलाओं को घर से वहां तक ऑफिस तक जाकर के काम करना मुश्किल होने लगा, और यहीं से जो है विभेद देखने को मिला है। सेवा क्षेत्र का विकास हुआ है, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी इसमें वृद्धि हुई है। इनका कहना है कि देखिए सर्विस सेक्टर में महिलाएं जरूर आगे बढ़ रही हैं, यहां पर इनकी भागीदारी में वृद्धि देखा गया है। इनका यह भी कहना है कि जब तक कारखानों में काम हुआ करता था तब तक महिला और पुरुष के सैलरी में बहुत अंतर नहीं देखा जाता था, लेकिन समय के साथ क्या हुआ, मासिक वेतन अनुबंध का काम शुरू हो गया, और इसके आने के बाद पुरुष और महिलाओं के वेतन में काफी अंतर देखा गया। और अंतर यह देखा गया कि पुरुष का वेतन समान काम के लिए जहां बहुत अधिक है, महिलाओं का वहीं पर काफी कम है। बच्चे के जन्म के बाद की स्थिति पर इन्होंने अध्ययन किया, और इनका कहना है कि महिलाओं पर बच्चे के पालन पोषण की अधिक जिम्मेदारियां होती है, और इस वजह से उनका वेतन भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। कई बार तो उनके जॉब भी चले जाते हैं इन सब वजहों से। अब जरा हम भारत के संविधान को टटोलने का काम करते हैं कि भारत का संविधान क्या कहता है इन सब बातों को लेकर के। देखिए, अगर संविधान की बात करेंगे तो संविधान जो है वह नागरिकों के साथ भेदभाव करने की बात नहीं करता है। यदि संविधान का अनुच्छेद 39D की बात करें, 39D क्या है? डीपीएसपी है ना, राजनीति निर्देशक तत्व हैं यहां पर, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और इसके तहत आप थोड़ा सा पॉलिटी भी देख लीजिए, 36 से 51 तक ये आर्टिकल है, और इसके तहत यहां पर 39D हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि यह मुद्दा चर्चा में आया है, तो यहां पर 2-3 टॉपिक चर्चा में हो जाएगा। डीपीएसपी भी आपको पढ़ लेना जरूरी है, और यहां से 39D भी चर्चा में आ जाएगा। इसने कहा कि पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की जाएगी। ध्यान रखना है कि यह बाध्यकारी नहीं होता है। डीपीएसपी आप जानते हैं यह बाध्यकारी नहीं है, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स जो है भाग 3 संविधान का, यह है भाग 4 संविधान का। ठीक है, तो वह बाध्यकारी है। वहां अगर आपको मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप सीधे स्टेट के अगेंस्ट जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, लेकिन यहां पर नहीं जा सकते हैं। लेकिन राज्य से उम्मीद की जाती है कि समय के साथ आप इस काम को करेंगे जब भी संसाधन हो जाएगा। लेकिन देखिए, इतने लॉज बन गए हैं, रूल रेगुलेशन आ गया है कि डीपीएसपी के बहुत सारे चीजें जो है वह स्टेट के लिए कहीं कहीं बाध्यकारी होता हुआ नजर आया है। अब जब फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, ये हमने डीपीएसपी की बात की, और संविधान के भाग 3 पर चलते हैं, फंडामेंटल राइट्स को देखते हैं, और उसके तहत हम अनुच्छेद 15(1) को लेकर के चलते हैं। 15(1) क्या कहता है? राज्य जो है, जो भी स्टेट है, किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा, और भेदभाव नहीं करेगा तो उसके कुछ आधार बताए हैं। आधार में कहा है कि वह कास्ट के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, इसके अलावा लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर और वंश के आधार पर भी भेदभाव नहीं करेगा। तो हमारे लिए क्या यहां पर डिबेट जरूरत था? लिंग को लेकर के हमने यहां पर चर्चा किया है। तो लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करने की बात कर रही है, और हम क्या कह रहे हैं कि लिंग के आधार पर ही भेदभाव हो रहा है वेतन में। यदि वो महिला है तो उसके वेतन कम हो जा रहे हैं पुरुषों की तुलना में। तो निश्चित तौर पर यह क्या हुआ? संविधान संगत है या संविधान के विरुद्ध है? निश्चित तौर पर यह संविधान के विरुद्ध है। तो महिलाओं के जो मौलिक अधिकार हैं उसका हनन हुआ कि नहीं? निश्चित तौर पर यह महिलाओं के मौलिक अधिकार का भी हनन हुआ है। तो इस बात को भी समझना है। व्यवहार रूप में यह जो है अभी तक सही से लागू नहीं हो पाया है।
लिंग के आधार पर वेतन में अंतर को समाप्त करने के कुछ प्रयास भी किए गए हैं। जरा उन प्रयासों को देखते हैं। समान पारिश्रमिक अधिनियम जो है 1976 में आया था और इसका उद्देश्य क्या था कि पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। शब्द में ही देखिए, समान पारिश्रमिक, ठीक है। तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि उस लॉ का उद्देश्य क्या होता है, कि यदि दोनों समान काम करते हैं, काम करने की अवधि भी एक जैसी ही है, तो जाहिर सी बात है महिला हो चाहे पुरुष हो उनको समान वेतन ही मिलना चाहिए। इसके अलावा एक मैंने आपको उदाहरण भी दिया था भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का। बीसीसीआई जो है केंद्रीय रूप से अनुबंधित पुरुष और महिला खिलाड़ियों को एक समान मैच फीस जो है जारी की है। तो यह अपने आप में बेहद स्वागत योग्य कदम है और इस तरह की घटनाएं जो है, इस तरह के उदाहरण और पेश किए जाने चाहिए। इसको लेकर के थोड़ा सा हम इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं और वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 पर एक बार नजर दौड़ाते हैं। जाहिर सी बात है ये वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 है, तो विश्व के स्तर पर क्या स्थिति है जरा उसको देख लेते हैं। जेंडर गैप की बात करते हैं। इंडिया जंप्ड 8 स्पोर्ट्स टू रैंक 127 इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023। यहां पर भारत के बारे में बताया गया है कि भारत ने 8 रैंक जो है अपना सुधारा है। यदि भारत की स्थिति देखेंगे तो 127वें नंबर पर है जेंडर गैप की स्थिति में और इसका रैंक जो है +8 हो गया है, ठीक है। लेकिन यहां पर देखिए नंबर 1 पर कौन है, आइसलैंड है, उसके बाद नॉर्वे, और अगर यहां पर भारत के पड़ोसी राज्यों में देखेंगे तो अच्छी स्थिति किसकी है, बांग्लादेश की, ठीक है। बांग्लादेश जो है 59 पे और 12 रैंक का उसने सुधार किया है। तो भारत को भी समय के साथ इसमें और बेहतर करना पड़ेगा, क्योंकि गुंजाइश यहां पर बहुत अच्छा है कि भारत का प्रदर्शन अच्छा हो सकता है। जरा भारत के प्रदर्शन को जरा विस्तार से देखते हैं। देखिए 146 देशों में 127वें स्थान पर भारत है। यह तब है जब 8 रैंक अभी उछाल आया है। वर्ष 2022 में 135वें स्थान पर भारत रहा करता था। भारत में लैंगिक अंतर जो है 64.3% तक कम हुआ है, ठीक है। वरिष्ठ पदों और तकनीकी भूमिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में गिरावट देखने को मिली है। अब यह चौंकाने वाला आंकड़ा है। यहां पर जहां देखा गया था कि स्थिति अच्छी हो रही है, लेकिन कोविड के बाद एक चौंकाने वाला आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो जो ऊंचे पद हैं और तकनीकी कार्य हैं उसमें क्या हुआ है, महिलाओं की भूमिका लगातार गिरती चली गई है। स्थानीय शासन में 40% से अधिक महिलाओं का प्रतिनिधित्व है और यह बेहतर स्थिति है। इसकी वजह क्या है कि कई राज्यों में स्थानीय शासन में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। बिहार जैसे राज्य जो है वह 50% तक जो है वह आरक्षण की व्यवस्था करता है स्थानीय शासन में, पंचायत चुनाव वगैरह में। इस वजह से यह आंकड़ा जो है थोड़ा सा आपको बेहतर दिख रहा है। समय के साथ जो है आपको स्थानीय शासन के अलावा देखेंगे तो भारत की जो राजनीति है उसमें भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि महिला आरक्षण बिल जो है 33% महिलाओं की भागीदारी की राजनीति में बात करता है। तो यह भी जब लागू हो जाएगा तो इसका फायदा भी देखने को मिलेगा। भारत में लिंग के आधार पर वेतन में अंतर देखते हैं, और जब मैं भारत की बात कर रहा हूं तो जरा हम स्टेट को देख लेते हैं कि किस स्टेट में वेतन का अंतर अधिक है और किस में कम है। सबसे पहले देखिए एवरेज मंथली सैलरी जरा देख लेते हैं। अगर पुरुष है तो पुरुष की एवरेज मंथली सैलरी जो है 20,666 है और महिला की एवरेज मंथली सैलरी है 15,722.25 रुपीज। तो देखिए सबसे पहले यहीं पर तकरीबन जो है 5,000 का अंतर देखने को यहीं पर आपको मिल गया, ठीक है। अब यहां पर इसके अलावा जरा देखते हैं स्टेट वाइज, तो गुजरात की स्थिति जरा देख लीजिए। गुजरात हैज द हाईएस्ट जेंडर वेज गैप अमंग द सैलराइज्ड क्लास। अब यहां पर एक चौंकाने वाला आंकड़ा है गुजरात को लेकर के, क्योंकि गुजरात भारत के विकसित राज्य में आता है, तो गुजरात की स्थिति यहां पर सबसे खराब है। तो इसीलिए बाकी राज्यों के लिए भी आप समझ सकते हैं क्या हालत होंगे। गुजरात का जो है वेज गैप अगर परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो 62.05% है और अपने आप में ही यह बहुत दुखद होता है। उसके बाद वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, असम और पंजाब है, ठीक है। तो टॉप 5 में देखेंगे तो ये 50% से ऊपर है। पांचों में 55.57 है पंजाब का, जो कि 5वें नंबर पर है। तो यह बहुत दुखद स्थिति है। यदि अगर आप देखेंगे कृषि क्षेत्र में, तो कृषि क्षेत्र में क्या होता है, डेली वेज होता है। तो उसमें अगर देखेंगे तो जहां पुरुष को 383 रुपया मिलता है, वहीं महिलाओं को केवल 294 रुपया मिलता है। तो यहां भी कमी देखी गई है। कृषि क्षेत्र को एक लेकर के बात कहा जाता है कि इसमें जो है
पुरुष कारीगर जो हैं वो अधिक सफल होते हैं, क्योंकि वो हट्टा-कट्टा होते हैं, उनकी शरीर की बनावट ऐसी होती है कि वह अधिक काम कर सकते हैं, ठीक है? इसीलिए यहाँ पर वेतन में अंतर देखा जाता है, ऐसा वे लोग कहते हैं जो कि इस बात का समर्थन करते हैं, दूसरे पक्ष के लोग हैं। लेकिन बिल्कुल आप देखेंगे तो इस तरह की स्थिति हमेशा नहीं देखी जाती है। अगर आप कहेंगे चलिए बाजरे की खेती या फसल की जुताई की बात करेंगे वहां, लेकिन अगर देखते हैं चलिए दार्जिलिंग में आपको लेके चलता हूं और दार्जिलिंग में चाय के बागान पहुंचिए। चाय के बागान में जो अधिकांशतः कामगार काम करते हैं वह महिलाएं ही होती है, और वहां जो पुरुष काम करते हैं, मजे की बात है कि वहां भी वेतन में अंतर देखा जाता है। वहां भी पुरुषों का वेतन अधिक होता है, वहां बहुत परिश्रम की आवश्यकता नहीं होती है, पत्तियों को तोड़ तोड़ के रखना होता है, लेकिन उसी पत्तियों को तोड़ के रखने में पुरुष का वेतन जो है, ये डेली वेज जो है ज्यादा मिल जाता है और महिलाओं को कम मिलता है। तो जाहिर सी बात है, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि ये एक पूर्वाग्रह, एक मेंटलिटी है, इसको बदलने की जरूरत है। बाकी जितने भी तर्क हैं वह कहीं ना कहीं निराधार अपने आप में ही हो जाएंगे। अब यहां पर जरा देखते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर के कि क्या स्थिति है वेज गैप में। तो तमिलनाडु जो है सबसे ऊपर आपको दिखेगा, और तमिलनाडु जो है वह परसेंटेज के आधार पर देखें तो 112.02% है। अब समझिए 100 से भी ऊपर है, और तमिलनाडु भी जो है अच्छा खासा राज्य है, विकसित राज्य है, ठीक है। लेकिन वहां की स्थिति, उसके बाद गोवा, केरला, केरला तो देख लीजिए बहुत ही शिक्षित राज्य माना जाता है। ये एजुकेशन सेक्टर भी यहाँ का अच्छा है, हेल्थ सेक्टर भी अच्छा है। तो जाहिर सी बात है हेल्थ सेक्टर अच्छा है तो महिलाओं की स्थिति भी अच्छी होगी, स्वास्थ्य उनकी स्थिति अच्छी होगी स्वास्थ्य की। इसके बावजूद भी देखिए महिलाओं का जो वेतन है वह कम दिया जाता है, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का उसके बाद नंबर आता है। लिंग के आधार पर वेतन में अंतर की वैश्विक स्थिति पर जरा नजर डालें तो देखिए द जेंडर पे गैप इन डेवलप्ड नेशन विजुअलाइज्ड। देखिए ये सारे विकसित राष्ट्र हैं। साउथ कोरिया के हालत जरा देखिए, ये परसेंटेज में है, ठीक है। तो साउथ कोरिया के हालत देखेंगे तो यहां भी जो गैप है वो 36.6% है पुरुष और महिलाओं को वेतन को लेकर के। जापान दूसरे नंबर पे है, जापान जो है 26.6% के साथ है। उसके बाद अगर कनाडा की स्थिति चलिए देख लेते हैं तो कनाडा में ये तकरीबन 19% का आपको विभेद देखने को मिलेगा। चलिए अमेरिका देखते हैं, विकसित राष्ट्र है, अमेरिका में तकरीबन 18% का भेदभाव आपको देखेगा मिलेगा। यह विकसित राष्ट्रों का आंकड़ा है। जरा सोच सकते हैं जो अल्प विकसित हैं या जो विकासशील हैं, जो गरीब देश हैं, उनके यहाँ हालात किस तरह से हो सकते हैं। जर्मनी के हालात देखेंगे तो जर्मनी में भी आपको तकरीबन 13% का अंतर देखने को मिल जाएगा। न्यूजीलैंड में भी आपको तकरीबन 5.5% देखने का अंतर मिलेगा। तो ये जब विकसित राष्ट्र हैं, और विकसित राष्ट्र में भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं देखी जा सकती है। आप देख रहे हैं आंकड़ों के हिसाब से, हमने इस पे चर्चा कर लिया। देखिए दुनिया भर में 133 देश ऐसे बताए जाते हैं जहां पर इन चीजों को लेकर के कोई कानून ही नहीं है। अब जरा सोचिए, जैसे भारत में कानून है, भारत की संविधान इसकी बात कहती है, ठीक है, लेकिन दुनिया भर में 133 देश ऐसे हैं जो यह बात ही नहीं करता है, जो इसने सोचा ही नहीं कि महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन देने की आवश्यकता है। इस बात की चर्चा की जरूरत भी नहीं समझा। तो जाहिर सी बात है ये मामला जो है वह केवल इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का है, या फिर ये इक्वल रिस्पेक्ट का है, इक्वल पे का है, इक्वल राइट का है, जेंडर इक्वलिटी का है। तो जाहिर सी बात है इस बात पर जो है एक आप कह सकते हैं कि यूपीएससी के नजरिए से आप बहुत अच्छा चर्चा कर सकते हैं। कभी ऐसे इस टॉपिक पर आ जाए तो जितने फैक्ट मैंने बताए, जितने आंकड़े बताए, उन आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए आप अगर आप ऐसे लिखते हैं, उन आंकड़ों का आप अपने मेंस के आंसर राइटिंग में उस आंकड़ों को देते हैं, तो जाहिर सी बात है आपका आंसर बहुत बेहतर माना जाएगा। चलिए इस पर एक संभावित प्रश्न है, और प्रश्न जो है वो प्रीलिम्स का स्तर का है। जवाब मैं नहीं दिया करता हूं, क्योंकि आप लोग जवाब बढ़िया देते हैं। तो यहां पर देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39D किससे संबंधित है? 4 विकल्प हैं। पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करना, पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, कृषि और पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर संगठित करना, गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना। 4 में से कोई एक विकल्प ही सही होगा। जो भी विकल्प आपको सही लगे उसका चयन करके कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए। आप अपने विचार जरूर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आंसर ये तो है ही, लेकिन आप अपने विचार 2 मिनट का समय लगेगा, समय देकर के जरूर दीजिए कि आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं। यदि आप लड़की हैं तब तो आप अपना विचार बिल्कुल दीजिए कि क्या महिलाओं को इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए या नहीं। अगर आप इसके पक्ष में हैं तो वह भी लिखिए कि पक्ष में क्यों है। यदि आप इस मुद्दे के विपक्ष में हैं तो भी अपना तर्क जरूर दीजिए। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।